इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इंग्लिश में क्या होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक्स क्या है, हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, उस मतलब बनाने के क्रम में हमें क्या क्या परेशानियाँ आती है, उन सभी को हम लोग इस वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है। और किसी किसी बुक्स में उसी चीज़ को लिखा हुआ क्या रहता है, ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, HND। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। ठीक है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि मतलब इसकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्यों हुआ, हमें इसकी आवश्यकता क्या पड़ी दैनिक जीवन में। तो कभी कभी क्या होता है कि मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या फिर किसी एफिल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या दो एयर बैलून्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। समुद्र में जैसे कोई जहाज चल रहा है और उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो उन सभी चीज़ों के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, या फिर मंदिर के बगल में अगर हम खड़े हैं तो कितना दूरी पे खड़े हैं, कोई मतलब किसी भी चीज़ की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, उसका मतलब हाइट निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए हमें इस त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग मतलब कि अनुप्रयोग, उसकी एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारी बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये लिखिए आप लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दोनों सुदूर वस्तुओं, सुदूर मतलब जो हमसे बहुत दूर है। ठीक है। सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हम लोग वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी का उपयोग करके इस चैप्टर में डिस्टेंस को, हाइट को, एंगल को, दोनों वस्तुओं, दो कार के बीच की दूरी को, इत्यादि इत्यादि तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें दूसरा पॉइंट ये होता है, जब भी हम लोग ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं तो उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण आता है। उन्नयन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पहला देखते हैं क्या, उन्नयन कोण। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, उन्नति कोण। ठीक है। और किसी किसी बुक्स में इसे ये भी लिखा होता है उनंतांश। ठीक, ये। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, हम ये लिखते हैं पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब ये क्या होता है, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, अब कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और वो छत की ओर देख रहा है, कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो एफिल टावर को देख रहा है, कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वह किसी मंदिर की चोटी को देख रहा है, इत्यादि इत्यादि तरह के, वह किसी ऊंचे स्थान को देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऊपर की ओर देखने से हमारे आँख पर बनी कोण
को, हमारे आँख पर बनी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में ये रखिए कि उन्नयन कोण जो है वह हमेशा हमारे आँख पे बनता है और वह हमेशा नीचे बनता है। हमारा आँख तो नीचे है, हम लोग छत पे खड़े रहेंगे तो आँख पे बनेगा, तब फिर दूसरा कुछ होगा। लेकिन जब हम लोग नीचे हैं तो हमारे आँख पे जो एंगल बनेगा उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इसके नोट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि उन्नयन कोण हमेशा हमारा कहाँ बनता है? नीचे बनता है। ठीक है, अब मैं पेज उल्टाऊंगा तो अब आप लोग इसका वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या? तीसरे पॉइंट में अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण कहिए या फिर आप अवनति कोण कहिए, अवनति कोण। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग इससे क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? मान लीजिए कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है या कोई बिजली मिस्त्री है जो पोल पे खड़ा है, पोल पे बैठा हुआ है बिजली कनेक्शन सही करने के लिए, या कोई व्यक्ति आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ है और आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर से जब भी कोई भी व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर देखने पर बने आँख पर के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसके नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि यह कोण कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। मतलब अवनमन कोण सदैव ऊपर बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसी बात को फिगर की सहायता से समझते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट में अब देखिए, जैसे ये हमारा क्षैतिज रेखा है और ये हमारा जमीन का क्षैतिज रेखा है। अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो यहाँ से अगर वो यहाँ देखता है ऊपर, ठीक है, तो नीचे भी हमारा एक एंगल बना और ऊपर भी हमारा एक एंगल बना। हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ है जो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो जब यह व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, नीचे। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है तो वह नीचे की ओर देख रहा है, तो ऊपर में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। तो अब एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि जमीन के साथ जो क्षैतिज रेखा है और ऊपर में जो क्षैतिज रेखा है यह दोनों समांतर है। और ज्यामिति की सहायता से हम ये जानते हैं कि जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण और संगत कोण दोनों बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, मान के चलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी, ये जो उन्नयन कोण है ये एंगल क्या होगा हमारा अवनमन कोण के बराबर होगा, एंगल बी सी डी। क्यों हुआ भाई? तो ये एकांतर कोण से हुआ, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से हुआ।
अब इसी की मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि जितना डिग्री हमारा उन्नयन कोण होगा, ठीक है, उतना ही डिग्री हमारा क्या होगा, अब नमन कोण होगा। ठीक है, मतलब ये कि उन्नयन कोण का वैल्यू हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण का वैल्यू दोनों उन्नयन कोण के बराबर होता है। मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों सेम होगा। अगर क्वेश्चंस में हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है तो हम उसके सेम टू सेम अवनमन कोण निकाल लेंगे। अगर अवनमन कोण की आवश्यकता होगी तो उन्नयन से अवनमन निकाला जा सकता है। अगर अवनमन कोण की आवश्यकता होगी तो हम उन्नयन से अवनमन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग नंबर 5 पॉइंट पे आते हैं। 5 पॉइंट में क्या आता है हमारा, दृष्टि रेखा क्या होता है। ठीक है, दृष्टि रेखा, तो जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये उसकी आंख से जो एक सामने जो स्ट्रेट लाइन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा। तो मतलब ये प्रेक्षक जो सर्वाइवर, मतलब जो कोई भी कोई चीज की प्रेक्षण करता है। ठीक है, तो प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि प्रेक्षक की आंख से या तो ऊपर होगा या फिर वो प्रेक्षक नीचे होगा, तो उसके आंख से जो देखी गई वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये हम 6 पॉइंट पे क्या लिखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ मापा जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग उन्नयन कोण बनाएंगे या अवनमन कोण बनाएंगे तो क्षैतिज रेखा के साथ बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 7। ठीक है, 7 नंबर में क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन के बनाने के क्रम में जो कुछ भी परेशानियां आएगी, हम लोग क्वेश्चंस की भाषा को कैसे समझेंगे, हम लोग अब उस पर विचार करते हैं। ठीक है, अब जैसे लंब हम किस स्थिति में समझेंगे कि हमारा ये परपेंडिकुलर है, हम पी कब मानेंगे, हम पी कब बनाएंगे। फिगर बनाना तो बहुत आवश्यक होगा इस चैप्टर में, तो हम लोग लंब कब बनाएंगे। ठीक है, तो लंब हम किस स्थिति में मानते हैं, इसके लिए अगर क्वेश्चंस में कहीं पे मीनार लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि वह लंब होगा। या क्वेश्चंस में लिखा है दीवार, ठीक है, तो भी हम लोग समझेंगे कि लंब के बारे में बात कर रहा है। या फिर खंभा हो, ठीक है, या फिर पोल हो, ठीक, या फिर पेड़ हो, इन सभी चीजों को हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। ठीक है, नंबर 8 पे अब लिखते हैं कर्ण के बारे में। ठीक है, हम लोग अब कर्ण किस किस चीज को मानेंगे, तो जैसे कोई सीढ़ी, किसी भी सीढ़ी को हम लोग कर्ण मानेंगे, क्योंकि यह दीवार के साथ हमेशा कर्व के रूप में लगा होता है, क्योंकि दीवार में एकदम सीधा तो होता नहीं है, वह थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसलिए हम कर्ण को सीढ़ी के रूप में मान सकते हैं। फिर अगर पतंग की डोरी की बात आए, पतंग की डोरी, तो पतंग की डोरी भी हमेशा तिरछी होती है, तो हम उसे भी कर्ण कह सकते हैं। या फिर फिसलन पट्टी, हम लोग बचपन में जो फिसलन पट्टी पर जो छिछलते थे, मतलब फिसलते थे, उसे भी हम लोग कर्ण की श्रेणी में रखेंगे।
फिसलन पट्टी, ठीक है। अब 9 नंबर पे हम लोग आते हैं किसका, आधार की बात करते हैं। आधार, आधार में क्या क्या चीज़ हो जाएगा, तो आधार में हमारा क्या क्या होगा, जैसे जड़ हुआ, ठीक, किसी भी पेड़ का जड़, या फिर समतल, या फिर जमीन, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, पाद मतलब रूट, ठीक है। अब लोग 10वें पॉइंट पे क्या किसका बात करते हैं, शिखर की बात करते हैं। शिखर में क्या चीज़ होगा हमारा, तो कभी शीर्ष लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि टॉप की बात कर रहा है, शिखर की बात कर रहे हैं टॉप, ठीक है। फिर उसके बाद चोटी लिखा हुआ है, फिर भी हम बात समझेंगे कि वह ऊपर की ओर बात कर रहा है, ठीक है, या फिर ऊपरी भाग। इन सभी चीज़ों को हम लोग टॉप की बात करेंगे, मतलब वह ऊपर लिखा होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हमें साइन थीटा का फार्मूला लगाना है, या कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है, या टेन थीटा का फार्मूला लगाना है। तो इन सब चीज़ के लिए हम 2-3 पॉइंट्स और लिखते हैं, ठीक है। यदि लंब और कर्ण, यदि लंब और कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, कर्ण में संबंध हो तो, यदि लंब और कर्ण में हमें संबंध होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हो तो साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। जब भी लंब और कर्ण में संबंध दिया रहेगा तो हम खटाक से साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अतः साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण मतलब P/H, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट की बात फिर करते हैं। यदि हमें आधार और कर्ण में संबंध हो, कर्ण में संबंध हो, जब आधार और कर्ण में संबंध होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, B होता है, और कर्ण क्या होता है, H होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं किसका, फिर यदि लंब और आधार, यदि लंब और आधार में संबंध हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है। लंब और आधार में अगर संबंध रहेगा तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा, मतलब अतः टेन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ये लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया P/B। तो जब भी क्वेश्चन में लंब और कर्ण की बात कर होगा तो साइन थीटा लिख देंगे, आधार और कर्ण की बात होगा तो कॉस थीटा लिख देंगे, लंब और आधार की बात होगा तो हम लोग टेन थीटा लिख देंगे। फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B, ठीक है। नंबर 2, ये फर्स्ट, ये 3 और ये 4। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H/P, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, H/B। 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा कॉट थीटा इक्वल टू B/P। तो चूंकि हमें सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्हीं तीनों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इन सब का थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी लिख लिए हैं। अब और हमें कहीं कहीं पे इस्तेमाल क्या होगा हमारा, जैसे √3 का मान कितना होता है, तो 1.732। अब कहीं पे हमें ये मान आ जाएगा निकालना कि √3 + 1 इसका वैल्यू क्या होगा, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, इसमें +1 करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.732। तो इस तरह से हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे कि ये फार्मूलाज को उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, हम लोग उन्नयन कोण बनाते कब हैं, अवनमन कोण कहाँ बनता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर किस किस क्या क्या चीज़ में संबंध दिया हुआ है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इन सभी बातों को मैंने रिवीजन आप लोगों को करवाया, लिखाया। आप लोग इसको भी अब लिख लें। अब हम लोग बात करते हैं एक नया क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो एक मीनार है जो जमीन पर खड़ा है। तो जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहले उसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए उसको क्वेश्चन को पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ड्रॉ करना ही थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर हम फिगर को आसान तरीके से ड्रॉ कर ले तो हमें क्वेश्चंस एक तरह से बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक मीनार जमीन पर खड़ा है। ठीक है, तो हम एक यहाँ मीनार बना लिए। ठीक है, और वह कहाँ खड़ा है, जमीन पर खड़ा है। तो यह मीनार मान लिए और यह हमारा जमीन हो गया। मीनार के जड़ से, ये मीनार का क्या हुआ, जड़, जड़ से 15 मीटर दूर, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा 15 मीटर दूर कोई बिंदु है। बिंदु पर मीनार की चोटी कहाँ, हमने बताया था अभी कि चोटी कहाँ होगा, ऊपर होगा शिखर पे। तो इसको हम मिला देते हैं। मीनार की चोटी का क्या है हमारा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला, ये जो हमारा मीनार का ऊंचाई है हमें ये ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है और ये सी। अब तो हमारा क्वेश्चन बन गया। क्यों, क्योंकि बस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल में मान लेंगे, माना ए बी बराबर एच मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखना है इसमें कि हमें ऊंचाई में और आधार में संबंध दिया हुआ है। जब ऊंचाई में और आधार में संबंध दिया रहेगा तो हम कौन सा लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो अब tan थीटा के जगह पे हम लिखेंगे क्या, थीटा के जगह पे कितना डिग्री है हमारा, 60 डिग्री। थीटा के जगह पर 60 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, ए बी, लिख देते हैं ए बी, और बी का वैल्यू क्या है, बी सी, तो हम लिख देते हैं बी सी। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू हो जाता है हमारा √3। ठीक है, अब ए बी का मान कितना, h, तो h लिख देते हैं। बी सी का वैल्यू कितना है 15, तो 15 लिख देते हैं। अब क्या होगा ये, क्योंकि अब h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी बीच में बराबर होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो h को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा h आ जाएगा, और 15 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√3। ठीक है, तो हम इन लोग कह सकते हैं क्या, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h इक्वल टू 15√3 मीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके फिगर ड्रॉ कर लेंगे और क्वेश्चंस को भी बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लें इसको आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, कहता है क्या कि √3 मीटर ऊंचे बांस के एक वृक्ष की छाया, हमें एक बांस है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, क्या, √3 मीटर, एक ऊंचे बांस की एक वृक्ष की छाया, लंबाई, छाया की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। छाया तो हमेशा जमीन पे बनेगा, तो हम ये 3 मीटर का बना लिए। ठीक है, इसके हम यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। तो √3 मीटर ऊंचे बांस के एक वृक्ष की छाया दे दिए, मतलब वृक्ष दे दिए, वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है तो 3 मीटर भी दे दिए। अब छाया के अंतिम बिंदु से, तो छाया का अंतिम बिंदु हमारा ये हुआ। ठीक है, बिंदु से बांस के शिखर का, तो बांस के शिखर का ये हुआ। उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब हमें ये थीटा निकालना है, ए बी और ये सी। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें लंब और आधार में संबंध दिया हुआ है, तो हम कौन फार्मूला लगा देंगे, tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पे मानते हैं, माना छाया के
अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P बाई बी। तो फिर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू P का वैल्यू क्या है हमारा √3, B का वैल्यू क्या है तो 3 है। ठीक है, अब ये देख लीजिए फिर से, टेन थीटा इक्वल टू, चूंकि √3/3 तो टेन में कहीं पर भी वैल्यू होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √3/3 इंटू √3/√3। तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3√3। अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा हमारा 1/√3। ठीक है, तो मतलब क्या, ये अब हम टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक, 1/√3 टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो टेन थीटा हम सेम टू सेम यहाँ नोट कर दिए। अब चूंकि टेन टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और यही एंगल हमें निकालना था, तो अब हम ये लिख सकते हैं, अतः छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हम लोग अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब भी वो वीडियो डालें अगले दिन, तो आप लोगों को वो वीडियो तुरंत मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे देखने में आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।